आजकल एक मेडिकल नशा है, वो सिग्नेचर नाम का कैप्सूल है, बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उसकी गिरफ्त में बिल्कुल ही फंसते जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की कोई एडवर्टाइजमेंट होती है तो बच्चा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। जब बच्चा बार बार उन चीज़ों को देखता है टीवी के ऊपर, वो जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें वो दिखाते हैं कैसे मस्त हो रहे हैं नशा कर करके, बच्चा उन चीज़ों को देखकर वैसा ही बनना चाहता है। इसके बारे में बताया जाए क्या नशे के क्या नुकसान है और आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है। अगर बच्चों को ये बताया जाए, प्राइमरी लेवल से ही उनको बताया जाए, छोटे बच्चों को भी बताया जाए, तो बड़े होकर वो नशे नहीं करेंगे। तो आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, मेंटली भी पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है और उसके अलावा उनका जो परिवार का रहन सहन खान पीन है, उनका वो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। परिवार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में गिर जाता है। पहले समय में क्या होता था कि घर में मोबाइल नहीं होते थे तो पेरेंट्स और बच्चे बैठ के आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे को समझते थे। आज बच्चे भी अकेले रहे हैं, माँ बाप भी अकेले रह गए हैं। बच्चे फ़ोन के ऊपर ज़्यादा हैं, फ़ोन के ऊपर पता नहीं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, बच्चे उनको अडॉप्ट करते हैं और अपनी पूरी लाइफ में फिर उसी प्रकार की लाइफ जीना चाहते हैं। इसका तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिलेबस के अंदर भी एक चैप्टर होना चाहिए, नशे कैसे दूर रहा जाए, कैसे बचा जाए और इसके क्या गलत प्रभाव है, इसके क्या आने वाले असर रहेगा, क्या नुकसान है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, बुराइयों को भी रोक सकते हैं, बच्चों के अंदर अच्छाई के बीज भी डाल सकते हैं हम और बच्चों के अंदर में ऐसी भावना भी भर सकते हैं कि बच्चे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इन सब बुराइयों से वो बच सकते हैं। शिक्षा ही है ऐसा जो बच्चों को बचा सकती है। कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी की तरफ से लगातार नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें हमारा कारवां अलग अलग गांवों और जिलों में जा रहा है और यही एक वजह है कि आज हमारा कारवां आ गया है एक और गांव में। इस वक्त हम आ गए हैं लल्लूवाल गांव के सरकारी स्कूल में और यहाँ दरअसल बच्चों के साथ साथ यहाँ के शिक्षक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नशे के खिलाफ किस तरह से इस स्कूल की मुहिम चलाई जा रही है, शिक्षक कैसे नशे के खिलाफ मुहिम में अपना हिस्सा दे रहे हैं और कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी के साथ किस तरह से हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ और करते हैं बातचीत यहाँ के शिक्षक से। कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी की तरफ से जो मुहिम लगातार नशे के खिलाफ चलाई जा रही है, की जा रही है, उसको लेकर हमारी टीम अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है और यही वजह है कि आज हमारी टीम दरअसल लल्लूवाल गांव में पहुंच गई है। ये गांव दीवाना गांव के नजदीक में ही आता है और यहां पर हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो एक स्कूल में है, सरकारी माध्यमिक शिक्षा ये स्कूल है। 8वीं तक यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और यहाँ से देश का भविष्य निखरता है, भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन आज हमारा इस स्कूल में आने का मकसद क्या है? जाहिर तौर पर यहाँ पर एक शिक्षक जो अपनी काबिलियत के दम पर एक तो यहाँ स्कूल में शिक्षा बच्चों को देते हैं, दूसरी तरफ स्कूल के बाहर निजी जिंदगी में ये बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं और बच्चों को जो मुफ्त में शिक्षा दी जाती है वो सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं उसकी ये शिक्षा देते हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे कई सरकारी अभी नौकरियों में भी देखे जाते हैं, कई जगह वो इस समय कार्यरत भी हैं और ये नशे के खिलाफ भी कई तरह के काम भी करते हैं। इनका शुभ नाम होता है रूपचंद जी। मास्टर रूपचंद जी इस समय हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अपने कीमती वक्त निकाला और इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मास्टर रूपचंद जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा आपसे, दरअसल कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी के जरिए जाहिर तौर पर आपको भी पता है कि हम किस तरह से नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि देश का युवा इस वक्त नशे की गिरफ्त में बहुत है और हरियाणा का युवा भी इस वक्त नशे की गिरफ्त में आ रहा है।
आपको लग रहा है इस वक्त हरियाणा, जो इस वक्त हम देखते थे कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश माना जाता था जहां से बच्चे खेल में आगे निकलते थे, कुश्ती में आगे निकलते थे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकलते थे, लेकिन आज वही हरियाणा नशे की गिरफ्त में भी है। हाँ जी, बिल्कुल है। क्योंकि जो हमने देखा है, काफ़ी बच्चे जो है 14 साल से जिनकी ऊपर आयु है और 20-22 साल के बच्चे हैं, वो नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि जो नशा है आजकल, एक तो मेडिकल नशा बहुत चल रहा है, एक शराब के नशे में और एक चिट्टा है, ये गुटखी वगैरह, इनके नशे में बच्चे फंसते जा रहे हैं। तो रीजन इसके कई तरह के रीजन हो सकते हैं। नशा जो है विभिन्न स्टेटों से हरियाणा में अंदर आ रहा है और आजकल एक मेडिकल नशा है, वो सिग्नेचर नाम का कैप्सूल है, बच्चे बहुत ज्यादा खा रहे हैं और उसकी गिरफ्त में बिल्कुल ही फंसते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि बच्चे के अंदर एक शौक जगा हुआ है कि महफिले में बैठते हैं बच्चे, या तो परिवार की तरफ से उनको किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, या परिवार द्वारा उनको अकेला ही छोड़ दिया जाता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड। बच्चे गलत संगति में फंस करके नशे का शिकार होते जा रहे हैं और वो अपने जो असली उद्देश्य है उससे दूर भटकते जा रहे हैं। क्या कारण है, आपको क्या कारण लग रहा है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि इस समय 18 से 20 साल वो उम्र होती है, 16 से 18 साल की वो उम्र होती है जहां पर ये संलिप्तता नजर आती है, जहां पर ये बच्चा नशे की तरफ भागता नजर आता है। कारण क्या नजर आता है आपको? कारण इसके अंदर सर काफी कारण हो सकते हैं। एक तो बच्चों के अंदर शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए उनके माध्यम में, इसके बारे में बताया जाए क्या नशे के क्या नुकसान है और आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है। अगर बच्चों को ये बताया जाए, प्राइमरी लेवल से ही उनको बताया जाए, छोटे बच्चों को ही बताया जाए, तो बड़े होकर वो नशे नहीं करेंगे। क्योंकि समाज के अंदर बहुत से नशे फैल रहे हैं। हम देखते हैं कि विवाह शादी में या कहीं और स्थानों के ऊपर नशे का बहुत अधिक प्रचलन बढ़ता जा रहा है, खासकर युवाओं में बढ़ता जा रहा है। आज के युवाओं के अंदर उनको शिक्षा की ओर मोड़ना उद्देश्य होता है। अगर वो शिक्षा की ओर जाएंगे तो इन चीजों से बचे रहेंगे, अन्यथा वो इसकी गिरफ्त में आकर के अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? उनको बचाने के लिए जैसे हम स्कूल लेवल पे ही प्रार्थना के अंदर ही बच्चों को बताया जाता है नशे से कैसे लड़ा जाता है, मान लो उसको दूर कैसे रहना है, उनको योग वगैरह की क्रियाएं भी सिखाई जाती है। उसके अलावा एसएमसी की हमारी जो मीटिंग होती है उसके अंदर बताया जाता है। गाँव के अंदर जो सेमिनार होते हैं उनके अंदर भी हम बताते हैं। हमारा एक सीधे भगत आदिम क्लब है दीवाना की तरफ से चलाया जा रहा है और उसके अंदर हम काफी साथी हमारे इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं और उनको पेरेंट के साथ भी हम बातचीत। मतलब जब बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनको नशे से कैसे बचना है, क्योंकि 8वीं तक ये विद्यालय है और 8वीं तक बच्चे इतना समझदार हो जाते हैं कि उनको अगर समझाया जाए तो वो एक सही राह पर जा सकते हैं। तो जब आप प्रेयर करवाते हैं उस वक्त आप समझाते हैं और अलग अलग तरीके से पेरेंट टीचर्स मीटिंग के जरिए भी बच्चों के पेरेंट्स को भी समझाया जाता है। बिल्कुल ही समझाया जाता है। हमारे काफी टीचर हैं जो प्रेयर के अंदर इसके टॉपिक के ऊपर कम से कम 15 या 20 मिनट का डेली एक भाषण देते हैं नशे के ऊपर। तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसके ऊपर बच्चों को बताया जाता है। और पेरेंट्स के साथ भी जब हमारी मीटिंग होती है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग, उसके अंदर भी बताया जाता है। इसके अलावा एसएमसी है, हमारे गांव की जो पंचायतें होती हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत चलती है कि इनको कैसे दूर रखा जाए। अच्छा, ये सरकार के साथ मिलकर आपका स्कूल, आपका विद्यालय जो है वो इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है? बिल्कुल जी कर रहा है। हमारा कार्यक्रम जो पंचायत के माध्यम से या फिर पेरेंट्स के माध्यम से या जो हमारे जितने भी ग्रुप बने हुए हम उनके माध्यम से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत मतलब गंभीर सवाल है कि जो नशा होता है और नशे में जो संलिप्त युवा होता है उससे परिवार और बच्चों उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल जी, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, मेंटली भी पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है और उसके अलावा उनका जो परिवार का रहन सहन खान पीन है उनका वो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। परिवार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में गिर जाता है। उससे एक आदमी अकेला दुखी नहीं होता जो नशा करने वाला, परिवार के सारे सदस्य उससे दुखी रहते हैं। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं, परिजन हैं, वो बच्चों को उतना समय नहीं दे रहे, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में रह रहे हैं, इस वजह से ना बातचीत होती है पेरेंट्स से, ना परिजनों से बातचीत होती है। इसी कारण बच्चे अपनी राह अख्तियार कर लेते हैं, अपनी राह पर चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो पेरेंट्स बच्चे हैं वो आपस में बैठते नहीं है। पहले समय में क्या होता था कि घर में मोबाइल नहीं होते थे तो पेरेंट्स और बच्चे बैठ के आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे को समझते थे। आज बच्चे भी अकेले रहे हैं, माँ बाप भी अकेले रह गए हैं।
बच्चे फोन के ऊपर ज्यादा है, फोन के ऊपर पता नहीं बहुत कुछ ऐसी चीजें आती हैं, बच्चे उनको अडॉप्ट करते हैं और अपनी पूरी लाइफ में फिर उसी प्रकार की लाइफ जीना चाहते हैं। उनको इन चीजों से मतलब नहीं होता कि पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ पेरेंट्स कैसे कमा के ला रहे हैं, उनको मतलब होता है अपने एस्पियर करना। तो अपनी लाइफ में वो इसको एक इंजॉय के रूप में लेते हैं नशे को, बाद में धीरे 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 उसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं। पहले एंजॉय करते हैं, फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स को बच्चों से बातचीत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और सरकार को भी इसके लिए संस्थान खोलने चाहिए जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र हो, और वहां पर जाकर गाइडेंस वगैरह दी जाए। और इसका जो एक तो सबसे बड़ा कारण, टीवी के ऊपर ऐड आती है, नशों की भी ऐड आती है, बच्चे उस ऐड को देखते हैं, फिर उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि टेलीविजन, फिल्म, कई ऐसी फिल्में हैं जो जिसमें नशे को लेकर तमाम तरह के प्रचार किए गए हैं, और सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त हर बच्चा मोबाइल में है, मोबाइल में हर तरह की चीजें आती हैं, वो एक बड़ा कारण है कि बच्चे उस तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, किसी भी चीज की कोई एडवर्टाइजमेंट होती है तो बच्चा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। जब बच्चा बार बार उन चीजों को देखता है टीवी के ऊपर, वो जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें वो दिखाते हैं कैसे मस्त हो रहे हैं नशा करके, बच्चा उन चीजों को देखकर वैसा ही बनना चाहता है। तो इन चीजों का बच्चों की पर्सनल लाइफ में काफी कैसे इसको रोका जा सकता है, मतलब कम कैसे किया जा सकता है? रोका जा सकता है, जो नशे वगैरह से रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी फिल्म वगैरह के अंदर कोई सीन है उसको नहीं दिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों के मानसिक स्तर पर ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो सेमिनार लगाए, या किसी प्रकार के कोई नुक्कड़ नाटक करके, या कोई ऐसी फिल्में बनाए जो नशे को रोके। तो जो बच्चे देखें उनको, उनका अगर नशे की बुराइयों का पता लगेगा उनको, तो वो इन चीजों से दूर रहेंगे। तो अभी उन बच्चों को नशे की बुराइयों का पता नहीं चल पा रहा है, किसी भी तरीके से जागरूक नहीं हो पा रहा, जागरूक नहीं होगा। बल्कि इसका तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिलेबस के अंदर भी एक चैप्टर होना चाहिए, नशे कैसे दूर रहा जाए, कैसे बचा जाए, और इसके क्या गलत प्रभाव है, इसके क्या आने वाले असर रहेगा, क्या नुकसान है। मतलब पढ़ाई में भी इसका एक सिलेबस में बताया जाए, हिंदी में या फिर किसी में भी एक की मातृभाषा में हो, एक सब्जेक्ट में सके। एक सब्जेक्ट में एक लेसन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और वो जागरूकता को लेकर होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, नशे को लेकर जागरूक किस तरह से करना है वो। काफी एनजीओ भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, नशे के ऊपर वैसे जागरूकता फैलाने के लिए। हमारा खुद कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम जी, काफी नाम सुना है आपका भी। तो ऐसे हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में भी कैंप लगाया जाए, मान लो। हम उससे हम भी कुछ सीखेंगे, और आने वाले जो हमारे आसपास के गांव है या और है, तो वहाँ हम भी प्रयास करेंगे कि नशे से बच्चों को दूर रखा जाए। लेकिन मास्टर रूपचंद जी, अब मैं आपके बारे में जरा कुछ बात करता हूं, क्योंकि आप भी तकरीबन 30 बरस हो गए, 30 साल हो गए हैं आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, स्कूल में अलग शिक्षा दे रहे हैं, विद्यालयों में अलग दे रहे हैं, और बाहर समाज सेवा अलग कर रहे हैं। ये जरा आप बताएं, कहां से प्रेरणा मिली कि आप मुफ्त में बच्चों को शिक्षा दीजिए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके? प्रेरणा ऐसे कि जिन परिवारों से हम आते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार हैं। हाँ। मैं खुद भी एक गरीब परिवार से आया हूँ, जो कि झोपड़ी परिवार से निकला हूँ। अच्छा। हमारे परिवारों में जो शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी। मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार में पढ़ा लिखा था, 10वीं पास था जैसी। और उसके बाद मैंने 8-10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने अपना दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट किया, और मैं एजुकेशन में आया हूँ। मैंने देखा कि मेरे जो आसपास का जितना भी एरिया है, सारे गरीब बच्चे हैं, और कोई भी बढ़ नहीं पा रहा, मजदूरी करते हैं, और उसके अलावा वो फिर गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो मैंने एक उद्देश्य बनाया कि बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर मैंने अपने खुद तैयारी की, और मैं एजुकेशन जॉब लग गया। फिर मैंने स्कूल टाइम के बाद जितना भी मेरा समय होता है, 4 या 5 घंटे, मैं वो बच्चों को गांव में फ्री एजुकेशन देता हूँ। आसपास के गांव के बच्चे भी इसमें आते हैं। और सबसे पहले तो मैंने 8वीं और 10वीं क्लास की जो तैयारी है वो बच्चों को करवाई है। अच्छा। सारे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। और उसके अलावा फिर उनको जो जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो स्कीम है, फिर उनको नौकरियों की तैयारी के लिए मोटिवेट किया उन बच्चों को, और उनकी तैयारियां करवाई। आज 45 से 50 बच्चे तो मेरे गांव से ही लग चुके हैं। अच्छा। और आसपास के गांव से भी काफी बच्चे लग चुके हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर, और टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी बच्चे लगे हैं उसके अंदर। अच्छा। और उनसे कोई किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री कोचिंग। मतलब ये आप जब यहाँ पर विद्यालय में शिक्षा देते हैं, विद्यालय के समय के बाद आप उन बच्चों को अपना समय देते हैं? बिल्कुल, हाँ जी, विद्यालय समय के बाद। ये कब से कर रहे हैं आप? ये मैं लगभग 30 सालों से कर रहा हूँ। ये मुफ्त में शिक्षा का? बिल्कुल, हाँ जी। और कितने बच्चे आपके पास आते हैं बेसिकली? हाँ, बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कोई एग्जाम आ गया, HSC का कोई एग्जाम आता है, या कोई किसी तैयारी होती है, उससे पहले बच्चों की जैसे ही कॉल आती है, 2-3 महीने उनको पूरी तैयारी करवाई जाती है उस एग्जाम की। उनके बार बार पेपर लिए जाते हैं, फिर उनको
उस परीक्षा में बिठाया जाता है। तो वहां से हमारे जब भी कोई लिस्ट आती है तो 5 या 7 बच्चे जरूर सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, कोई क्राइटेरिया है कि सिर्फ जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के ही बच्चे आएंगे या फिर कोई भी बच्चा आ सकता कोई है? भी बच्चा आ सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरे घर पे ही भी मैं पढ़ाता रहता हूँ शाम के टाइम में। बच्चे मेरे पास 15, 20, 30 बच्चे आते हैं डेली, 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के। उसके अलावा हमारे गांव में एक लाइब्रेरी बनाई गई है सरकार के द्वारा, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बच्चे हैं जॉब के रिलेटेड तैयारी करते हैं, तो वहाँ उनको शाम के टाइम में तैयारी करवाई जाती है। वहां शाम के वक्त तैयारी कराई जाए। अभी तक कितने बच्चे आपके सरकारी नौकरी में वैसे तो 40-45 बच्चे लगभग लग चुके हैं 30 सालों में, लेकिन इन 10 सालों के अंदर 20 से 25 बच्चे लगे हमारे। अगर जो सरकार की जो पॉलिसी है बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आई है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी को नमन करता हूँ इस बात के लिए, और उनको बधाई भी देता हूँ कि हमारे गरीब परिवारों के लिए जो पॉलिसी लेकर आए हैं, ये पॉलिसी एक वरदान साबित हो रही है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, किसी बच्चे को एक लगवाने के लिए मंत्रियों के पास सिफारिश ढूंढनी पड़ती थी, गांव के लोगों को लेकर जाना पड़ता था, और वहां पर क्या होता था कि मंत्री जो है जिसके पीछे ज्यादा वोट होते थे, जिसके पीछे ज्यादा आदमी होते थे, सिर्फ उसी को ही लगाते थे। पहली बात तो कोई एक आधा भी नहीं लगता था। लेकिन अभी मेरे गांव में जो रिजल्ट आया 5 तारीख को, 6 बच्चों की सिलेक्शन हुई है। उसके अंदर अगर 6 तारीख को कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वो केस हमारा फाइनल हो जाता है, 6 तारीख को सरकार के पक्ष में आ जाता है, तो मेरे गांव से 10 से 15 बच्चे सिलेक्ट होने जा रहे हैं। अच्छा। जिसमें 6 बच्चे TGD से हैं, 2 बच्चे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट से हैं, और उसके अलावा ग्रुप डी में भी 6-7 बच्चे सिलेक्ट होंगे। कुल मिलाकर इस सरकार में 35 से 40 बच्चे हमारे लग जाएंगे। अच्छा, इस सरकार में 35 से 40 बच्चे आपकी सरकारी नौकरी में इस कारण लगे, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है ना, ये जो पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं वो वही वाली पॉलिसी है ना, जो इंटरव्यू नहीं होना है, अब आप डायरेक्ट आप रिटर्न देंगे, रिटर्न के बाद आप इस सरकार ने जो इंटरव्यू था बच्चों का वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। कोई इंटरव्यू नहीं है, बच्चा एग्जाम देकर आता है, उसको पता होता है आंसर की से भी तेरे कितने नंबर बनते हैं और तेरी सिलेक्शन होने जा रही है। हम बच्चों का जैसे ही पेपर दे के आते हैं, मेरे पास बच्चे वैसे आ जाते हैं, हम उनका आंसर की से उसका मिला देते हैं, और हमें पता चल जाता है इन बच्चों की सिलेक्शन होने जा रही है, हो जाएगी सिलेक्शन। हाँ, जो ये पॉलिसी बेहतर है एज कंपेयर टू पुरानी। बिना खर्ची के और बिना पर्ची के बच्चे सीधे सेलेक्ट हो रहे हैं, गरीब परिवारों से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल। और पुरानी पॉलिसी में जो इंटरव्यू वाली पॉलिसी थी, इंटरव्यू के बाद जैक लगती थी, उसके लिए मंत्रियों के पीछे भागना पड़ता था, और उनकी मिन्नतें तरले करनी पड़ती थी, फिर जाके कोई जो जितना मजबूत है उसका सिलेक्शन होता था सिलेक्शन। जिस बच्चे की कोई अप्रोच नहीं होती थी, क्योंकि गरीब बच्चों की अप्रोच नहीं होती गाँव के अंदर जिनका वोट बैंक होता है उसी को देखा जाता है, जहाँ जो मंत्रियों के आगे पीछे घूमते हैं उन्हीं को देखा जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, कांग्रेस से बिलोंग करता है, बीजेपी से है, NLO से, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, अगर उसने रिटर्न में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं तो उस बच्चे का सिलेक्शन फाइनल है। नहीं, ये अच्छी पॉलिसी सरकार की तरफ से है, और शायद यही वजह है कि हर वर्ग का और हर तरह का अगर बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ने में सक्षम है, अच्छा है, तो वो सरकारी नौकरी के लिए सक्षम है, वो नजर आता है। बिल्कुल, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन जागा है भी पढ़ने की, उनके अंदर प्रेरणा जागी है। मेरे गाँव के अंदर जाके देखता हूँ कि रात को भी बच्चे 10-10 बजे तक पढ़ते हैं, 12 बजे तक, और वहीं लाइब्रेरी में ही सोते थे। जब एग्जाम होता था तो बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। उनके अंदर एक प्रेरणा आई है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया है, कॉन्फिडेंस आया कि हम भी ये कार्य कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे गाँव में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 38 से, दोनों भाई हैं जिनकी एज 38 से 42 साल के बीच में थी, और वो अपना पर्सनल वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि उम्मीद छोड़ दी कि हम भी जॉब लग सकते हैं। तो मैंने उन बच्चों को मोटिवेट किया, और उसमें एक बच्चा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट लगा है, उसके अंदर OTA लगा है, और उसका बड़ा भाई जो है 41 साल की एज में लाइनमैन अभी लगा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यानी कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन भी जागा है, और यही जागरूकता जो सरकारी नौकरी के लिए बच्चों में इस समय जागृत हो रही है, यही जागरूकता नशे के खिलाफ भी इस समय आपको लग रहा है होती नजर आ रही है? बिल्कुल हो रही है जी। तो इसके लिए भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारे गांव की जो पंचायत है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसके ऊपर वर्क कर रही है। बिट्टू रोजी सरपंच है, बहुत इसके प्रति वो चिंतित रहते हैं गाँव नशे के प्रति। तो हमारा एक टीम है, वहाँ पर हमारे टीचर है, ईश्वर मास्टर जी हैं, हरिकेश मास्टर जी हैं, और सुरेश कुमार हैं, जगजीत कुमार जी हैं, और भी काफी हमारे जो साथी है, बद्रीनाथ है, लाइनमैन है, वो इसके ऊपर काफी वर्क कर रहे हैं। तो पढ़ाई एजुकेशन में भी सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये लग रहा है आपको कि जो शिक्षा है, शिक्षा और नशा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नशा वहां बढ़ रहा है जहां शिक्षा कम है। अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो नशा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। शिक्षा ही एक ऐसा
साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, बुराइयों को भी रोक सकते हैं, बच्चों के अंदर अच्छाई के बीज भी डाल सकते हैं हम, और बच्चों के अंदर में ऐसी भावना भी भर सकते हैं कि बच्चे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इन सब बुराइयों से वो बच सकते हैं। शिक्षा ही है ऐसा जो बच्चों को बचा सकती है। और एक आज की तारीख में ये अगर मैं लालूवाल गांव का जिक्र करूं, यहाँ पर बच्चों में शिक्षा का क्रेज कितना है, कितना शिक्षा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बच्चे यहाँ पर अच्छे मोटिवेटेड हो रहे हैं जी। अब बच्चे हमने काफी 7 सालों 8 सालों से मैं जहाँ हूँ प्रयास कर रहा हूँ, और हमने अभी पीछे बच्चों की तैयारी भी करवाई थी, और बुनियाद लेवल 1 में 6 बच्चे हमारे क्लियर हुए हैं। अच्छा। अभी उन्होंने सेकंड बुनियाद लेवल का पेपर दिया है, और बच्चों को IIT PMT और नवोदय विद्यालय की है जैसे, और जितने भी हायर एजुकेशन है उनके बारे में बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। क्योंकि ये पिछड़ा हुआ गांव है, गरीब गांव है बिल्कुल भी, जहाँ पर लगभग सभी मजदूरी करते हैं। अच्छा। जितने भी पेरेंट्स हैं, गरीब परिवार है, तो बच्चों में अभी शिक्षा की अलग जगाई है हमने, और बच्चे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। नशे को लेकर इस गांव में किस तरह का आप देख रहे हैं? क्या आपको नजर आता है, कोई स्पॉट नजर आता है कहीं पर जहाँ नशे पे संलिप्त लोग, युवा नजर आ रहा हो? हाँ जी, जहाँ भी नशा काफी है, काफी लोग नशा करते हैं, लेकिन इस गांव में एक ग्रुप है, नमस्ते ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। वो भी नशे के ऊपर काफी काम वर्क कर रहा है। अच्छा। उनका जो ग्रुप के जितने भी साथी हैं, उसमें प्रवीण कुमार एडवोकेट है, एक वकील है, वो भी इसके ऊपर काफी प्रयास कर रहे हैं, गांव के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं नशे के प्रति। अच्छा, वो एक ग्रुप है, वो भी कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। हम उनके टच में रहते हैं, हम भी उनके टच में हैं। अच्छा अच्छा। वो काफी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूंगा कि नशे से दूर रहें, बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, विशेषतौर लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो एक नहीं 2 परिवारों को जोड़ती हैं। और बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, विशेषतौर लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट करें और पढ़ाएं उनको। और आने जो जितने भी सरकार की पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी जो पॉलिसी है सरकार की, अपने बच्चों को तैयारी करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जब बच्चे के पास रोजगार होगा और उसके एक इनकम का सोर्सेज होगा उसके पास, तो वो परिवार अवश्य ही तरक्की करेगा, और आने वाले समय में अपने बच्चों को और अधिक आगे पढ़ाएगा वो। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप और इस विषय पर विस्तार से आपने बातचीत की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नए एपिसोड में कुछ और लोगों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। शुक्रिया आपसे।